हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 12 की फिजिक्स में न्यूमेरिकल NCERT फिजिक्स की न्यूमेरिकल की 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आज चौथी क्लास है। आज क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के देखिए 13 से लेकर के यहाँ तक देखिए, जब तक क्लास एंड होती है तब तक जितने क्वेश्चन करा पाएंगे उतने होंगे। तो देखिए कह रहा है कि 13वां क्वेश्चन है क्या, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, यानी साइज में एकदम समान है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा आवेशित गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। देखिए साथियों, देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये दो गोले हैं, मान लेते हैं सपोज दैट कि दो गोले हैं, इनके बीच में पहले गोले के संपर्क में एक अनावेशित गोला तीसरा गोला हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे गोले के संपर्क में रखते हैं, फिर इन दोनों से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो पूछ रहा है कि इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बात समझते हैं। तो हमने जब थ्योरी पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी में, हमने बताया था कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है वो उसके पास अगर कोई चार्ज ना हो, ठीक है, अगर दो गोले हों, ठीक है, एक गोला आवेशित है और दूसरा अनावेशित है, अगर इस पर 10 कूलाम का चार्ज है, इस पर 0 कूलाम का चार्ज है, एक दूसरे को संपर्क में लाएं, एक दूसरे को स्पर्श कराएं, टच कराएं और इनको फिर से उतनी ही डिस्टेंस पे रख दें, तो जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, चार्ज एक दूसरे से, यानी देखिए चार्ज क्या होता है, इसमें अगर 10 कूलाम है तो इसमें भी 10 कूलाम, इसमें तो 5 कूलाम इसमें हो जाएगा, 5 कूलाम इसमें हो जाएगा, यानी जो चार्ज होता है वो दोनों का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल पर चार्ज आधे आधे क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। तो देखते हैं, बात समझिएगा। अगर कह रहा है कि हमारे पास दो गोले हैं ए और बी, दो गोले हैं ए और बी, ठीक है, साइज में ये दोनों सर्वसम है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा आवेशित गोला, इसको हम QA मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, QB मान लेते हैं। कह रहा है कि तीसरा आवेशित गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात पहले गोले के संपर्क में आता है, फिर दूसरे गोले के संपर्क में, और अंत में क्या करते हैं, हटा लिया जाता है, अंत में हटा लिया जाता है। तो कह रहा है अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो अब देखिए बात करें, यहाँ पर इसको QC मान लेते हैं, QC, या यहाँ पर इस पर पॉइंट जो चार्ज है वो क्या है, 0 है, ठीक है, या अनावेशित पार्टिकल, तो इसको QC मान लेती है। तो अब देखिए ए तथा बी, सॉरी ए तथा सी पर चार्ज अगर बात करें, ए तथा सी पर चार्ज की बात करें, तो इनमें जो चार्ज की वैल्यू होगी, इनके द्वारा जब एक दूसरे को संपर्क में लाया जाता है तो इसको हम क्यू डैश मान लेते हैं, क्यू डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q प्लस 0/2, क्या 0/2। बात समझ में आई। देखिए हमने क्या किया, एक पर चार्ज Q मान लिया और दूसरे पर जो चार्ज वैल्यू है वो क्या है, 0 है। भाई ये अनावेशित पार्टिकल, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू 0 है। तो अगर इन दोनों को संपर्क में लाएंगे और संपर्क में ला करके फिर से हटा लिया जाएगा तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब है कि Q प्लस 0/2, यानी Q डैश की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, Q/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगले की बात करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो जो हमारे पास Q डैश की वैल्यू आई वो क्या आई, Q/2। ये कब किस रीजन में आई, जब हम एक अनावेशित पार्टिकल को यानी पहले पार्टिकल के संपर्क में लाते हैं, तो यहाँ पर Q डैश यानी Q डैश की वैल्यू आ जाएगी क्या, Q/2, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब वही जो पार्टिकल है यानी जिस पर Q/2 चार्ज है, अब इस पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के पास ले जाया जा रहा है, तो उसके पास मान लेते हैं जो दूसरा यानी बी वाला गोला है, इसके पास भी हम चार्ज मान लेते हैं Q, ठीक है। देखिए हमने ए वाले गोले के
गोले को क्यू चार्ज मान लिया और इस पर भी बी वाले गोले पर भी क्यू चार्ज मान लिया। जो तीसरा गोला था इसके बीच में रखा जा रहा था, इसके संपर्क में, फिर इसके संपर्क में, तो इसका जो चार्ज था वो 0 था। जब इसके संपर्क में आएगा तो बच्चों यहाँ पर क्यू प्लस 0/2 आ जाएगा, यानी इसको हम क्यू डैश मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्यू डैश की जो वैल्यू आई वो क्या है, क्यू/2। अब यानी यहाँ पर अब ये जो गोला बचा वो उस पर जो चार्ज आया वो क्या है, क्यू/2। अब इन दोनों को संपर्क में लाया जाए तो क्यू डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू/2 प्लस क्यू, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे। बात समझ गया ना, बात समझ गया। तो ठीक है, देखिए अब हम क्यू डबल डैश की बात करें, क्यू डबल डैश तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू/2 प्लस क्यू अपान क्या 2 कर देंगे, यही ना करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। तो यहां से क्यू डबल डैश की वैल्यू हमारे पास होगी, ये देखिए 2 का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस यहां से कितना आएगा 2q, भाई 2 का मल्टीपल करेंगे इसके साथ 2 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्यू प्लस 2q अपान ये नीचे 2 नीचे चलाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो क्यू डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q बाई कितना 4। ठीक है, तो अब देखिए हमने पार्टिकल को हटा लिया तो इन पे अलग अलग चार्ज आ गए। अब बात करें फोर्स की, तो इनके बीच का जो फोर्स लगने वाला है बच्चों वो फोर्स क्या होगा, तो कूलामी फोर्स जो होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल इस पे कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो नेचर है वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, देखिए q/2 और प्लस 3q/4। तो अब यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q डैश इंटू क्यू डबल डैश अपान r स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। अब देखिए बात करें कि यहां से F इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, क्यू डैश की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, q/2 इंटू क्यू डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 3q/4 अपान r स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो देखिए इसको इधर लिख देते हैं। देखिए बच्चों यहां पर कह रहा है कि 12वें क्वेश्चन की सहायता से करना, तो 12वें क्वेश्चन में चार्ज की भी वैल्यू दिया है और डिस्टेंस भी दिया है। देखिए डिस्टेंस उसमें दिया था कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है और चार्ज की वैल्यू दिया था 6.5 इंटू 10⁻⁷। ये पिछली क्लास में हमने इसको कराया था, 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन की सहायता से ये 13वां क्वेश्चन हल करना है, तो देख लीजिएगा। तो F इक्वल टू यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 3q² अपान ये आ जाएगा 4 दूनी 8 r स्क्वायर, यही तो होगा। तो F इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9 तिया 27 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 6.5 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया अपान 8 गुणित यहाँ पर क्या रखेंगे 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों 0.5 मीटर। ठीक है, समझ में आया, 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.5 मीटर या 1/2 मीटर कह सकते हैं, आधा मीटर। ठीक है, तो इसको अब हम हल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 27 गुणित 10⁻9। अब यहाँ पर 10⁻7 का स्क्वायर अगर करें तो 10⁻−14 आएगा। अगर 65 के स्क्वायर की बात करें तो 65 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर हो जाएगा 6 के बाद 7 आता है, 7 छंग 42 25। ठीक है, तो एक अंक पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी कितने अंक पे पॉइंट आएगा बच्चों 2 अंक पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ से क्या करना रह गया, आपका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से, तो इनका मल्टीपल कर लीजिए। F इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 में मल्टीपल करिए 422.5 का, तो देखिएगा यहाँ से 422.5 का अगर मल्टीपल करें 27 से तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 दूनी 14 1 15, 7 चौक 28 1 29, यहाँ पर आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 चौक 8।
ठीक है, ये आ जाएगा 5 7 5 5 10 9 4 13 14 हो जाएगा, ठीक है, 8 2 10 1 11, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा f इक्वल टू, देखिए इसका यानी 27 मल्टीपल 422.5 का मल्टीपल करेंगे तो 114075 इतना आएगा। एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, इनटू 10 पावर, देखिए 9 और 14 तो 10 घाते -5 बचेगा भाई, इसमें से 9 ऐड हो जाएगा तो कितना 10 घाते -5 बचेगा, अपन यहाँ से 25 अट्ठे कितना होता है बच्चों 200, 25 अट्ठे 200 है ना, 200 होता है, 2 अंक पे पॉइंट है, 2 अंक पे पॉइंट कर देते हैं, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 11407 इंटू 10 पावर -5 अपान 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, अब यहाँ से हो जाएगा 0 2 3 6 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, ठीक है, तो आ जाएगा f इक्वल टू 5703.75 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन। तो इनके बीच इतने न्यूटन का जो रिपल्सिव फोर्स होगा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, एक कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर देखिए बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये अगर जैसे ये एक गोला यहां पर है, एक गोला यहां पर है, ठीक है, तो प्रत्येक गोले पर 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम का चार्ज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि अगर कोई तीसरा गोला इनके बीच में ला करके, इनके बीच में ला करके कोई तीसरा गोला इस तरीके से रख देते हैं, इस तरीके से, तो कह रहा है कि पहले वाले गोले के संपर्क में लाएं, फिर उसके बाद दूसरे वाले गोले के संपर्क में लाएं तो चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले हम अगर पहले गोले के संपर्क में लाते हैं तो जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू, यानी एक गोले पर चार्ज की मात्रा कितनी होगी, क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा q/2, हमने अभी निकाल के दिखाया q + 0/2 होता है तो q/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब उस गोले पर जो चार्ज की वैल्यू है वो q/2 है, अगर तीसरे गोले की बात करें तो उस पर चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, तो q/2 और उस पर हमने q चार्ज मान रखा था तो उसका आधा कर देंगे तो कुल मिलाकर के 3q/4 आ जाएगा। अब यहाँ से f इक्वल टू k q डैश इंटू q डबल डैश अपान r स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 9 रख दिया, यहाँ पर q/2 यहाँ पर 3q/4 रख दिया अपान r स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 9 और ये यहाँ पर क्यूब का डबल है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये इनका मल्टीपल हो जाएगा तो 9 × 27 × 10 घाते 9 हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर का मतलब 6.5 × 10 घाते -7 का स्क्वायर बटा यहाँ पर अगर ये नीचे 4 दूनी 8, ये नीचे आ गया 8 r स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 0.5 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा बच्चों। इन दोनों का इसका स्क्वायर करिए, मल्टीपल करने के बाद इनमें कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो हम कैलकुलेशन को आसान तरीके से बनाएंगे और कैलकुलेशन करना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में किसी को कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी चैट कर सकते हैं या इस पे भी कमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 14वां, करा चित्र 1.4 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात q/m में अधिकतम है, ठीक है। तो इनमें देखिए इनके जो चार्ज दिए गए हैं यानी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो कह रहा है कि दर्शाए गए हैं, तो इन आवेशों को यानी इन जो कण दिखाए गए हैं आवेशों के चिन्ह लिखना है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो बात समझिएगा, अब यहां पर अगर ये देखिए जो कण पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कार्य कर रहा है। कौन सा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कार्य कर रहा है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा तभी न करेगा,
तभी ना नेगेटिव, यहाँ पर अगर नेगेटिव है तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करेगा। तो इसका मतलब है कि इन कणों पर, इन पर यानी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा। अब बात करें कि जो कण नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है और उन पे अट्रैक्टिव फोर्स कार्य कर रहा है ना। तो इसका जो, इसकी जो नेचर है वो क्या है, वो पॉजिटिव होगी। तो कह रहा है कि कण 1 2 3 यानी इनके जो चिन्ह है वो क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कण 1 और 2 क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये जो तीसरा है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब बात करें तो अब दोस्तों देखिएगा, बात समझिए। अब कह रहा है कि किस कण का जो अनुपात है यानी संहति यानी द्रव्यमान अनुपात Q/m अधिकतम होगा। तो देखिए जिसका विक्षेप ज्यादा होगा, जो ज्यादा टर्न करेगा, तो उसका विक्षेप, अगर जिसका विक्षेप ज्यादा है, जो ज्यादा टर्न कर रहा है, आवेशित प्लेट की ओर ज्यादा मुड़ रहा है, उसका कण यानी उस कण का जो आवेश संहति होगा वो अधिकतम होगा। अभी हम करके भी दिखाते हैं कैसे होगा। कैसे होगा बच्चों, किस तरीके से होगा। देखिए अगर यहां पर बात करें, ये अगर यहां पर देखिए इस तरीके से कोई कण जा रहा है, कोई पार्टिकल जा रहा है, तो इसको इस तरीके से ही जाना चाहिए ना, लेकिन यह इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऐसे जा रहा है। देखिए यही तो है चित्र में, यही तो दिखाया गया, ऐसे इस तरीके से, है ना, ऐसे। इसको जाना तो चाहिए सीधे, सीधे जाना चाहिए ना, सीधे जाना चाहिए, लेकिन यहां से इसके यानी यहां से इसका जो पथ है वो क्या, इसका रास्ता चेंज हो जा रहा है। देखिए तो यहां से इसमें कितने का विक्षेप हुआ, हम मान लेते हैं y का। भाई इसका जो विक्षेप है हम मान लेते हैं y का हुआ होगा। यहाँ पर जो कोई चार्ज है, यहाँ पर चार्ज को हम q ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। अब बात करें कि देखिए अगर ये कोई कण चल रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर ये गति कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसमें गति के समीकरण को फॉलो कर सकते हैं, गति के समीकरण को हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं। अब बात करें तो अगर ये कोई चार्ज चल रहा है तो हमने पढ़ रखा है कि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, यानी बल जो होगा आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने पढ़ रखा है कि F इक्वल टू m इंटू ए होता है ना। क्लियर है, ठीक है, यही तो होता है, F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, m इंटू ए। तो यहां से हमने देखा कि F की वैल्यू Q इंटू ए के बराबर है, तो यहां से हम क्या लिख देते हैं, Q इंटू ई इक्वल टू m इंटू ए लिख देते हैं बच्चों। या ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/m इंटू ई, ये लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये होता है गति का समीकरण, आपने पढ़ रखा है, ये होता है। तो यहां से इसके बीच का जो विक्षेप आ रहा है, इसके बीच का जो विस्थापन है, उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं, है ना, y मान लेते हैं। यहाँ पर जब कण यानी कण के चलने से पहले यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 0, इसको 0 मान लेते हैं। और यहाँ पर हाफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, Q/m इंटू ई, ठीक है, इंटू क्या, t का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/m इंटू et स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको यहां लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक, या यहां लिख देते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसको कांस्टेंट यानी ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम क्या मान लें, प्रोपोर्शनल मान लें, तो क्या हो जाएगा, Q/m आ जाएगा। तो अब ये तो फाइंड हो गया, यानी विस्थापन फाइंड हो गया। लेकिन हमने देखा कि जिस कण का विस्थापन अधिक होगा, जिस कण का विस्थापन अधिक होगा दोस्तों,
उस कण का जो सन्निहित अनुपात होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो किस कण का विस्थापन ज्यादा है, हमने अभी दिखाया था उस ग्राफ में कि कण 3 जो तीसरा कण है उसका विस्थापन अधिकतम था, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। कर है फर्स्ट पार्ट, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YA तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। देखिए, अब बात करें कि यह हमारे पास कोई तल है, ठीक है, ये इस तरीके का कोई तल है, ठीक है, यहां पे इस तरीके का कोई तल है। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग एक स्क्वायर रखा गया इस तरीके से। देखिए बच्चों, अगर स्क्वायर को अगर इस तरीके से रखा जाए तो इसमें भले ही थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर को इस तरीके से रखेंगे तो हल्का ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहां से कह रहा है, ठीक, थोड़ा ऊपर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को यहां से हम हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं। देखिए यहां से, तो अगर बात करें, देखिएगा, अगर ये कोई तल है हमारे पास बच्चों, ठीक है, कोई स्क्वायर है, ये कोई तल है, ठीक है, तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वो उस तल के क्या है, समांतर, समांतर ऐसे, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो तल दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तल का जो अक्ष है YA वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर दिया गया, समांतर है। तो कह रहा है कि इनमें गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में अगर फ्लक्स पूछ रहा है तो फ्लक्स फाई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, EA cos थीटा, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो अब देखिए, E की वैल्यू हमें कितना दिया था, E की वैल्यू दिया था 3 इंटू 10 पावर, देखिएगा E की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो यहां से आई कंपोनेंट पे ये रखा गया, इसकी वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, डेफिनेटली 3 इंटू 10⁻³ ले सकते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ रख देंगे। कास थीटा की बात कर रहे हैं, या यहाँ पर ए की बात, ए का मतलब एरिया, एरिया इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए का स्क्वायर, यानी उसकी भुजा जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.1 मीटर। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इंटू कॉस। देखिए, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 बनेगा। तो cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.01। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ से 10⁻³ है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, न्यूटन प्रति कूलम इंटू क्या, मीटर स्क्वायर, यही तो इसका मात्रक होगा, या फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, गॉस, या इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है इसी वर्ग के तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता हो, 60 अंश का कोण यहां से बनाता हो, तो थीटा की वैल्यू यहां पर 60 अंश। देखिए, फाई इक्वल टू क्या है, EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, 60 अंश। तो फाई इक्वल टू E की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ है, ए की वैल्यू अभी हमने देखा 0.1 का स्क्वायर, और cos 60 अंश की वैल्यू कितना होता है बच्चों, cos 60 यहाँ पर रख देंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01,
और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। यहाँ से इसको काट दीजिए, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी को समस्या आएगी कहीं भी कैलकुलेशन में तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहा है 16वां कह रहा है कि प्रश्न 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लासेस में दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमने बताया था कि अगर कोई बेलन है, ठीक है, कोई बेलन है, तो अगर किसी बेलन से, जैसे मान लीजिए ये एक तरीके का बेलन है, तो यहाँ से अगर जो फ्लक्स प्रवेश करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश करेंगी, तो वहां से इनकमिंग फ्लक्स होगा और जो बाहर निकलेगा वहां से क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स। तो देखिए बात करें तो इस पृष्ठ पे, जैसे अगर एक मिनट देखते हैं, यहां पर इस सामने वाले पृष्ठ की बात करें, ये सामने वाला जो पृष्ठ होगा, तो यहां से फ्लक्स रेखाएं ऐसे निकलेंगी बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर निकलेंगी। तो देखिए पृष्ठ की ओर अगर बाहर की ओर निकल रही हैं, तो इस पृष्ठ और इनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो अब देखिए यहां से इस पृष्ठ की बात करें, सामने वाले सरफेस की, तो यह क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स होगा, और पीछे वाले सरफेस की बात करें तो इनकमिंग फ्लक्स होगा। और बगल वाले, तो देखिए यहां से जो होगा, यहां से जो गुजरेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम इनकमिंग फ्लक्स बोलेंगे, और यहां से जो फ्लक्स गुजरेगा वो क्या बोलेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स बोलेंगे, है ना। इसको यहां से, इसको देखिए यहां से, देखिए ये इनकमिंग फ्लक्स होगा, यहाँ पर ऊपर वाले पृष्ठ की बात करें तो फाई इनकमिंग होगा, और यहां से इसकी बात करें तो फाई क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जितनी मात्रा में इनकमिंग फ्लक्स है उतनी मात्रा में आउटगोइंग फ्लक्स है। दोनों क्या होता है, डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग। अगर अलग डायरेक्शन में है, अलग डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इनसे टोटल फ्लक्स जो गुजरने वाला है वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया, ठीक है। तो अगर इनकी, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिए जैसे ये है हमारे पास एक छोटा सा, ठीक है, तो इसकी बात करें, देखिए अगर ये इस तरीके का डिब्बा है, तो अगर यहां से फ्लक्स की बात करें, इस तरीके का है, तो यहां से अगर कोई यहां से फ्लक्स गुजरेगा यहां से, तो इनकमिंग फ्लक्स होगा, लेकिन यहां से क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स होगा। यहां पर आउटगोइंग और यहां नीचे से इनकमिंग, है ना, तो यहां से आउटगोइंग और यहां से इनकमिंग फ्लक्स होगा। तो इनकी बात करें तो इनकी जो फेजेस होंगी वो 6 होंगी, तो 3 इनकमिंग होगा और 3 आउटगोइंग होगा। तो इसमें यक्स अक्ष वाई अक्ष की बात अगर जो कर रहा है, तो वहां से हम यहां से भी समझ सकते हैं कि कितनी चीजें क्या होंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने पहले ही दे रखा था। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन, कुछ या चैप्टर के आधे से ज्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार हो तो, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमने बताया था, इसके क्वेश्चन भी बेलन को लेकर के, अर्ध गोला लेकर के, ठीक है, तो इसमें इस तरीके का कराया गया था। क्वेश्चन हमने कराया था फ्लक्स निकालने के लिए, कई क्वेश्चन हमने कराए थे, तो वहां पर अगर थोड़ा से भी आप लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़े होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले दिन। तो अगले दिन ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, फिर कैपेसिटर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों यहाँ पर हम 17वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो कह रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। एक पार्ट इसका और है, तो यहाँ तक हम करा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ रखा था, गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, और इस कॉन्सेप्ट को हमने प्रूव भी किया है। गाउस थ्योरम में हमने पूरा का पूरा इसका प्रूविंग किया है, और गाउस के अनुप्रयोग भी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे कि फ्लक्स हमें दिया है, फ्लक्स की वैल्यू दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम,
ठीक है। अब यहाँ से बात करें गाउस थ्योरम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम यहाँ पर होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर बात करें कि नेट चार्ज पूछ रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज की वैल्यू क्यू इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू 5, यही तो होगा। तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 8.85 इंटू 10 पावर 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर मात्रक नहीं पुट करते हैं, तो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 × 10⁻3। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू, देखिए यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 25 का 5 हाथ से लगा 2, 3 × 8 = 24, 24 2 कितना आ जाएगा 26, 26.55 × 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, आपने, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बेहतर तरीके से हम लोग चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, किस तरीके की क्वांटिटी है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से आज की क्लास को एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन अगली क्लास में खत्म हो जाएगा और परसों की जो क्लास होगी उसमें हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए लगातार। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को एंड